तो वेलकम 12th क्लास। आज हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे जल्दी जल्दी। इसमें नियोजित विकास के परिणाम, नए आर्थिक हितों की उत्पत्ति, श्वेत क्रांति, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न संकट के बारे में भी जानेंगे। और ये ऐसे टॉपिक है जिन पे से क्वेश्चन आए हुए हैं और आने के भी चांस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट इसको छोड़ जाते हैं, पर हम ये गलती नहीं करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। सबसे पहले हम देखेंगे नियोजित विकास के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहला क्या हुआ, इसमें बुनियादी संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। वो क्या क्या हुआ वो देखते हैं। नियोजित विकास की प्रणाली लागू करने के कारण देश में आधारिक संरचना की नींव रखी गई, या यूं कह लो आधारिक संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी नींव या यूं कह लो बेस या बुनियाद रखी गई। विकास के आरंभिक दौर में ही जैसी डेवलपमेंट भारत का स्टार्ट हुआ, देखो ये बहुत बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं बोली जाती हैं। बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पस, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर जैसी बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं, ये इतनी बड़ी परियोजनाएं थी कि इससे मल्टीपर्पस, सिंचाई जिसे आप इरिगेशन बोलते हैं, बिजली बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पीने के लिए पानी, बाढ़ रोकना, तो बड़ी बड़ी जो डैम प्लानिंग है वो की गई, इसमें डेवलपमेंट की गई। और यूं कह सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, प्लान चलाए गए कि इससे देश का जो बेसिक फाउंडेशन या आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे और भी, जैसे आप कहते हैं ना बांध परियोजना, इसमें और क्या क्या हुआ। बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना लगाया गया। ये मैं पहले भी करा चुका हूं कि दूसरी परियोजना में, जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और विशाखापट्टनम में लौह इस्पात स्टेनलेस स्टील संयंत्र या प्लांट लगाए गए। परिवहन और संचार के क्षेत्र में भी देश को काफ़ी सफलता मिली। रेलवे का विस्तार किया गया, सड़कें बनाई गई। बेसिकली ये आधारभूत ढांचा होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और की गई, वो है भूमि सुधार। देखो, भूमि सुधार भारत में ज़रूरी था क्योंकि भारत कृषि पर निर्भर ज़्यादा लोग थे भारत में। इसलिए क्योंकि कृषि पर ज़्यादा लोग थे, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन किसके पास थी, जो लैंड्स थी, ज़मींदारों के पास। तो ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, एबोलिश किया गया। बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेकर भूमिहीन किसानों में, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और काश्तकारों में बांट दी गई। इससे क्या हुआ कि जो भूमिहीन किसान, ऐसे मजदूर जो दूसरों की ज़मीनों पर मजदूरी करते थे, उनकी जो स्टेटस है, उनका यूं कह लो जीने के स्तर में सुधार हुआ। और कोशिश की गई कि गांवों में सामाजिक आर्थिक समानता, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की स्थापना की जाए। जोतों की चकबंदी की गई। चकबंदी क्या होता है, जैसे कई जगह छोटे छोटे जोत होते हैं, छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, उनको मिलाकर बड़ा जोत बनाया गया ताकि उत्पादन को बढ़ाया जाए। हदबंदी भी की गई। हदबंदी मतलब एक सीमा से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा अगर किसी के पास लैंड है या ज़मीन है तो उसको लेकर सरकार ने उसे ले लिया, और भूमिहीन किसान जिनके पास लैंड नहीं थी उनमें बांट दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कोशिश या प्रयास, एफर्ट किए गए, पर ये कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हुए। क्योंकि भारत में क्या है कि हर जैसी कोई नीति कानून बनता है तो उसको बचने के भी रास्ते अपना लेते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि अच्छा भाई ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार छीन लेगी, तो अपने ही आपस में बड़े परिवार होते, एक दूसरे के नाम छोटी छोटी ज़मीन करा दी, इससे सरकार ले नहीं पाई। तो ये दोनों ही प्लान, जोतों की चकबंदी, हदबंदी और ये ज़मींदारी प्रथा भी काफ़ी हद तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। अब आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। सबको पता है भारत ने नियोजन को अपनाया था, साथ में समाजवादी नीति को अपनाया था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत ने आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, जिसमें सारा नियंत्रण ज़्यादातर सरकार या राज्य के कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है, ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के निर्माण या यूं कह लो बिल्डअप में और विस्तार, एक्सपेंशन पे बहुत जोर या फोर्स दिया गया। सारा ध्यान सरकार ने अपने जितने भी पैसा निवेश करना है, अपनी जितनी भी शक्ति है, वो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और विस्तार पर लगाया। सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार का उत्तरदायी सरकार का था, मैंने पहले ही बताया, खास करके केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए वित्तीय, फाइनेंशियल, मानव शक्ति संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स का प्रबंध, मैनेजमेंट किया गया। भारी उद्योग,
जो हैवी इंडस्ट्रीज है, तेल की खोज, ऑयल की डिस्कवरी, परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट, कोयला, रेलवे, जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उन सब के विस्तार, एक्सपेंशन पर बड़ी बड़ी योजनाएं, प्लानिंग का विस्तार, एक्सपेंशन किया गया। नए आर्थिक हितों की उत्पत्ति, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से नए आर्थिक हित या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या यूँ कह लो कि एक ऐसे आर्थिक हित या आर्थिक वर्ग का उदय या राइज होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के कारण हुआ। पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन करने के कारण कौन से नए आर्थिक हित आए। बेसिकली जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया तो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी था, इनका एक विशिष्ट नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी वर्क क्लास तैयार हो गई, जिनको अधिकांश लाभ मिलने लगे। और वो बेसिकली क्या है, वो अपनी शक्ति का ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे क्योंकि वो सार्वजनिक क्षेत्र में सारी शक्ति उनके पास थी पब्लिक सेक्टर में। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक से काम ना करने के कुछ कारण सामने आए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक उद्यम, पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे कोई वो फैक्ट्री हो, उनको स्वायत्तता, ऑटोनॉमी नहीं दी जाती कि वो अपने डिसीजन निर्णय खुद ले सके। हर चीज़ के लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है किस पर, सरकार नीति या कानून बनाएंगे तो वो काम करेंगे। तो इससे उनकी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी में कमी आती है। दूसरा पॉइंट आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला रहता है। देखो, लाल फीताशाही जिसे आप रेड टेप कहते हो, यह एक क्या होता है, इस लाल फीताशाही शब्द का मतलब समझ लो। लाल फीताशाही का मतलब यह है कि अगर एक सरकारी ऑफिस को आप देखोगे तो उसमें टेबल होती है, कई सारी टेबलों पे से फाइल गुजरती है पास होने के लिए, ताकि वहाँ से पास होके वो काम पूरा हो सके। लेकिन क्या होता है, उस फाइल के ऊपर पहले लाल फीता बंधा होता था और वो फाइल एक एक चपड़ासी से लेकर, छोटे छोटे क्लर्कों से लेकर, बड़े अफसर से लेकर, फिर बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री के पास उस लाल फीते में घूमती रहती थी, लेकिन काम नहीं हो पाता था। इसे बोला जाता था लाल फीताशाही। नौकरशाही, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक जीना होता है, उसमें हर कदम पर, हर जीने पर एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे उसका ओहदा, उसका पद बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या है कि फाइल उसी सिस्टम से गुजरेगी पूरे जीने से। इसमें क्या है कि काम हो नहीं पाता था, हर कर्मचारी अधिकारी अपने पास टेबल पर फाइल रोक के रखता था। तो सार्वजनिक क्षेत्र में इन दोनों चीज़ों का बोलबाला था, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता, एफिशिएंसी में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के तुलना में कमी रह जाती या रह गई थी। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र में परिपक्वता की लंबी अवधि से अनुमानित खर्चे में अत्यधिक वृद्धि होती है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में प्लान, सरकार योजना करती है कि एक पुल बनाना है या रेलवे लाइन बनानी है, 2 साल में बनानी है, लेकिन बनते बनते 10 साल लगते थे। कभी ठेकेदार काम नहीं करता, कभी मजदूर काम नहीं करता, कभी सरकार पैसे देने में दिक्कत होती है। ऐसे करते करते एक चीज़ को, जिस काम को जिसको 2 साल में, अगर कोई पुल बनाना है, चाहे कोई रेलवे लाइन बनानी है या फैक्ट्री बनानी है, जिसके लिए सरकार सोचे 1 साल में हो, उसको अगर वो 8 साल में करेंगे तो इससे क्या होगा, वो जो काम होना था उसमें लाभ, बेनिफिट की जगह क्या होगी, हानि हो जाती थी। और यही वहाँ पे होता था, क्योंकि एक काम सरकार सोचती थी जल्दी हो, लेकिन वो काम जल्दी की जगह डबल नहीं 3-3 गुना समय में होता था। भारत में सार्वजनिक, इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर था, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उद्यम अपनी क्षमता, अपनी पूरी कैपेबिलिटी का पूरा प्रयोग, फुल यूज़ नहीं करते थे। जितने भी काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कार्य नहीं करते थे, या तो समय पे काम नहीं करना चाहते थे या समय पे जाते नहीं थे। जितने काम करने के घंटे थे उनमें पूरा काम नहीं करते थे। इसके कारण क्या है, वो अपनी क्षमता, अपनी कैलिबर, पूरी अपनी जितनी शक्ति होती है पावर का पूरा यूज़ नहीं करते थे। इससे क्या होता था, उत्पादन या प्रोडक्शन कम होता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, यूँ कह लो जो पब्लिक सेक्टर की प्रमुख समस्या है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट का कुशल ना होना, यूँ कह लो कि एक तरह का एफिशिएंट ना होना बहुत बड़ी दिक्कत है। सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन और भ्रष्टाचार, करप्शन भी पाया जाता है। देखो, मैनेजमेंट का एक सीधा सा सवाल है, आप स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन अगर टाइम टेबल ही ठीक नहीं बनेगा तो आप मान के चलो पढ़ाई ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार अगर काम करने वाले सारे व्यक्ति अनुशासनहीन, इनडिसिप्लिन है, टाइम पे नहीं आएंगे स्कूल या टाइम पे क्लास में नहीं आएंगे, तो ये सब कहलाएगा इनडिसिप्लिन। और देखो,
एजुकेशन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने देखा हो पुलिस वगैरह में हम देखते हैं या सुनने में आता है कि किसी अधिकारी कर्मचारी ने कुछ काम कराने की रिश्वत ली, सड़क पे देखते हैं। तो ये सब ज़्यादा पाया जाता था भ्रष्टाचार ऑफिसों में। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनकी प्रबंध व्यवस्था भी खराब थी, मैनेजमेंट सिस्टम, और अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन और करप्शन, भ्रष्टाचार भी पाया जाता था। आपको ये 5 पॉइंट ऐसे कैसे याद रखना 4 नंबर का सवाल इस पे से आ सकता है या प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, खाद्यान्न संकट। इसके ऊपर 4 नंबर का आया भी हुआ है पहले ही। अब सीधी सी बात है, खाद्यान्न संकट और पंचवर्षीय योजनाओं का स्थगन मैंने पहले भी कराया था। जैसे जैसे फूड क्राइसिस आया था और भारत में संकट आया था 60 के दशक में, तो पंचवर्षीय योजनाओं को सस्पेंड करके या पोस्टपोन करके हमने 1 वर्षीय योजना अपनाई थी। मैंने पहले भी एक टॉपिक कराया था कि 60 के दशक में क्या समस्या आई, लेकिन उसमें एक खाद्यान्न संकट छोटा टॉपिक था। लेकिन 60 के दशक में खाद्यान्न संकट ने क्या क्या समस्या खड़ी करी, ये आपको जरूर जानना है, क्योंकि खाद्यान्न संकट में डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जब। तो 60 के दशक में खाद्यान्न संकट की समस्या का भारत को सामना या फेस करना पड़ा, फूड क्राइसिस का। देश के अधिकांश हिस्से में सूखा, ड्रॉट पड़ा, और सूखा पड़ने के कारण देश में पैदावार या यूं कह लो कि जो प्रोडक्शन है, कृषि उत्पादन है, वो भी अच्छा नहीं हुआ। ये दूसरा जो पॉइंट है इसको समझो। देखो, चीन से 1962 में भारत का युद्ध हुआ, पाकिस्तान से 1965 में। एक युद्ध में अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा बोझ बढ़ता है। इन्हीं के चलते जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक तो 2 युद्ध, ऊपर से खाद्यान्न काल संकट, तो पंचवर्षीय योजना जो तो थी तीसरी, उसे सस्पेंड, स्थगित करना पड़ा, और 66 से 69 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं, ईयरली प्लान को अपनाना पड़ा। जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई 60 के दशक से। अनाज, जिसे आप कहते हो गेहूं, वीट की मांग या यूं कह लो डिमांड बहुत बढ़ गई, लेकिन उत्पादन, प्रोडक्शन कम हुआ। इकोनॉमिक्स का रूल है, मांग ज़्यादा पूर्ति कम, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी, खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये वो राज्य हैं जो खास करके कृषि उत्पादन के लिए जाने जाते थे उस वक्त। लेकिन यहाँ के अलावा भी अन्य राज्यों में भयंकर अकाल, यूं कह लो कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन खड़ी थी कि एक ड्रॉट या यूं कह लो कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा। बिहार की समस्या तो आप मतलब ये मानो कि बिहार में इतनी बड़ी समस्या गंभीर रूप, सीरियस रूप ले चुकी थी फेस, कि लोग, आदिवासी जो वहाँ के थे, पेड़ की जड़ें को उबाल कर खाने के लिए मजबूर या हेल्पलेस हो गए थे, क्योंकि वहाँ खाने को अनाज, सब्जी वगैरह कुछ नहीं था। 9 जिले, 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जिनमें अनाज, जो गेहूं की पैदावार या प्रोडक्शन है, सामान्य जनरल जितना होता था उससे आधा हो गया, सीधा आधा। और 5 उनमें से ऐसे थे, 5 डिस्ट्रिक्ट, जिनमें 1/3, 1/3 से भी कम मात्रा, या यूं कह लो कि प्रोडक्शन जो है 1/3 से भी कम हुआ। तो आप समझ सकते हो कितना बुरा हाल हुआ था। बिहार में हरियाणा और पंजाब, देखो हरियाणा पंजाब की थोड़ा ज़्यादा अच्छी सिंचाई मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ से अच्छी नदियाँ बहती है पंजाब से, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। तो बिहार में पंजाब, हरियाणा की तुलना में गेहूं चावल हम सब जानते हैं भारत में मुख्य खाद्यान्न या मेन फूड क्रॉप्स बोली जाती हैं। इनकी कीमत बिहार में पंजाब, हरियाणा से दुगनी कीमत से भी ज़्यादा कीमत पर मिल रहा था। बिहार का प्रति व्यक्ति दैनिक आहार जो होता है ना, डेली कितनी कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी बोल के चल रहे थे, 1200 मिल रहा था। हालांकि 2200 भी सरकार ने कहा भी चलिए ठीक है एक आदमी को जीने के लिए, लेकिन देखा जाए तो एक गांव के व्यक्ति को जीने के लिए 2400 कैलोरी चाहिए थी। तो 2400 सीधा देखो आधा हो गया। 1967 में, 1967 में बिहार में अकाल और भूख, ड्रॉट और हंगर से मृत्यु दर, जिसे आप डेथ रेट बोलते हैं, वो पिछले साल के मुकाबले 34%, 34% इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा खाद्यान्न संकट, फूड क्राइसिस आया था। ये जोनिंग व्यवस्था पे आपसे सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। वो जोनिंग व्यवस्था क्या थी? देखो, सरकार ने देश को, गवर्नमेंट ने कंट्री को कृषि उत्पाद, फूड प्रोडक्शन के आधार बेस पर जोन या जोन्स में विभाजित या डिवाइड कर रखा था। गवर्नमेंट ने देश को, कंट्री को कृषि उत्पाद, फूड प्रोडक्शन के बेस पर, आधार पर जोनों में विभाजित किया था। और समस्या क्या थी? एक कृषि उत्पाद को, कोई भी कृषि उत्पाद ले लो, गेहूं, चावल को, एक जोन से, जो एक जोन बनाया गया है कृषि के आधार पर, वहां से दूसरे कृषि जोन में ले जाना बैन था, पाबंदी थी। मतलब साफ है, जो हरियाणा वाला कृषि जोन बन गया है तो उससे बिहार में नहीं जाएगा। तो इससे बिहार में तो पहली अकाल,
भुखमरी थी, लेकिन बाहर से अनाज और कोई नहीं ले जा सकता, तो इससे और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इसे जोनिंग व्यवस्था बोला जाता था, जिसे जोनिंग व्यवस्था बोला जाता था। इसे कह लो, जिसे कह लो क्या बोला था जोनिंग सिस्टम। इस व्यवस्था के कारण हालात, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और ज़्यादा ख़राब या वर्स हो गए। और समझ सकते हो कि गेहूं की कहीं पर एक बिल्कुल ही पैदावार नहीं है और वहाँ से कोई बाहर से भी, दूसरे स्टेट से भी नहीं ला सकता, दूसरे जोन से नहीं ला सकता, तो हालत तो ख़राब होनी थी। इस जोनिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से आप याद रखना। अब बढ़ते हैं हम श्वेत क्रांति। इससे पहले, हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, हरित क्रांति वाला टॉपिक भी आता है, लेकिन वो उसमें काफ़ी कुछ समझाने का है, तो मैं वो भी कराऊंगा। इसके बाद हम वही करेंगे, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं अब श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति से अभिप्राय क्या है, या यूँ कह लो मीनिंग क्या है? दूध, मिल्क और दूध से बने उत्पाद, जो मिल्क से बने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रगति या प्रोग्रेस से है। भारत में श्वेत क्रांति को, व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड, यूं कह लो दूध की बाढ़ सी आ गई थी, तो इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। इसको लाने का श्रेय, इसको लाने का क्रेडिट, श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखना, अगर किसी के पास कोई पुरानी बुक हो तो कई जगह किसी ने प्रोफेसर बीजे कुरियन लिख दिया है। ये नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही है। हाँ, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन आप बोल सकते हो, लेकिन कोई बीजे कुरियन को ना करे, क्योंकि मैंने कई जगह पे सर्च कर ये देखा कि बीजे कुरियन किसी एक आधी किताब में गलत प्रिंट हो गया है। तो आपको यही लिखना है कि इसको लाने का श्रेय या क्रेडिट जो श्वेत क्रांति को लाए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाए थे। इसकी शुरुआत गुजरात जो हमारा स्टेट है उसके आनंदपुर गांव या विलेज से हुई। इसके लिए एक सरकारी संघ विपणन केंद्र, एक गवर्नमेंट एसोसिएशन की मार्केटिंग केंद्र सेंटर की स्थापना की गई। आप में से शायद कोई ऐसे गांव जाता हो तो देखना, हर गांव के आसपास एक सरकार ने एक वो बना रखा है, एक सिस्टम सा कि एक सेंटर बना रखा है जहां गांव का कोई भी व्यक्ति अपना दूध लाकर बेच सकता है। अब उस दूध का ना वो लब्बी लेते हैं, सरकार से सिस्टम हो, चाहे सरकार ने किसी को ठेके पे दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट पे, वो फैट नापते हैं, जितने भी भैंसों, गाय से जो दूध निकालते हैं, और फैट के हिसाब से वो उसको दूध की पेमेंट कर देते हैं। इस प्रकार सरकार ने हर जगह गाँवों के आसपास सेंटर बनाए और उनसे दूध लेने लगे, और दूध से बने उत्पाद, जितने भी दूध से बने मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, खोया, पनीर इत्यादि को इससे जोड़ा गया। अब एक प्रकार से सरकार ने हर जगह से दूध लेकर दूध के बने उत्पादों को जो थे पूरा सेंटर को एक जोड़ दिया, इसको एक कनेक्टिविटी दे दी, ताकि सारे लोग दूध बेच सके और सरकार हर जगह से दूध लाकर उससे प्रोडक्ट बना सके। इसमें लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे उस वक्त, अब तो और ज़्यादा जुड़ चुके हैं। तो ये 25 लाख वाला डाटा आपको जरूर रखना है याद। इस पूरे संघ को राष्ट्रव्यापी, एक नेशन वाइड दूध वितरण जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन यंत्र के साथ जोड़ा गया। इसको मतलब यूं कह लो कि इसको पूरे सिस्टम को एक ऐसा नेशन वाइड डिस्पेंसर बना दिया कि एक पूरा यंत्र, एक सिस्टम बना दिया कि आप सारे देश में ऐसे दूध इकट्ठा करना और उसके बाद पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें दूध उत्पादन को, ये मान लो कि उससे पहले जो भी लोग गांवों में पशु पालते थे, गाय भैंस पालते थे, वो लोग अपने निजी पर्सनल यूज़ के लिए करते थे। उसे बोला जाता है कि घरेलू इस्तेमाल, होम यूज़। लेकिन इस श्वेत क्रांति ने, व्हाइट रेवोल्यूशन ने दूध उत्पादन को, मिल्क प्रोडक्शन को डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री का दर्जा या स्टेटस दिला दिया। मतलब अब ये घरेलू इस्तेमाल नहीं था, एक उद्योग, एक इंडस्ट्री थी जिसमें लाखों हजारों लोगों को रोजगार, एम्प्लॉय मिला हुआ था। दूध निकाल कर जो बेचते थे, वहाँ जो सेंटर होता था काम करते थे, फैट नापने वाली मशीनें, उनसे दूध को अलग करना, क्रीम, फर्स्ट क्रीम, सेकंड क्रीम, देखते हो ना, टोन, डबल टोन दूध, इस प्रकार दूध से बनाने वाले प्रोडक्ट, उनको फिर बनाना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट, ये सब हजारों लाखों लोगों को रोजगार या कह लो एम्प्लॉय देता था। तो इसने दूध को, जो उत्पादन को, मिल्क प्रोडक्शन को डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री का दर्जा, स्टेटस दे दिया। अब इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में बहुत वृद्धि हुई, और दूध इस उत्पादन का, प्रोडक्शन का, मिल्क प्रोडक्शन का जो हिस्सा, पार्ट था, पहले दूध उत्पादन का बहुत माइनर, क्योंकि सब लोग अपने लिए इस्तेमाल करते, इतना ही दूध वह अपने लिए चाहिए। लेकिन अब इसने दूध उत्पादन का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में हिस्सा, पार्ट बढ़ा दिया, और दूध से बने उत्पादनों में भी, प्रोडक्ट्स में भी वृद्धि हुई। बटर, मिल्क, मक्खन,
के अलावा ये खोया, पनीर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट या उत्पाद बनने लगे। तो आपको ये सारे टॉपिक्स ऐसे ही इन्हीं पॉइंट्स में याद रखने हैं। इनमें एक्सप्लेनेशन शायद ना पूछे, लेकिन 3-3, 4-4, 2-2 पॉइंट पूछ लेता है। कभी कभार जोनिंग व्यवस्था 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद रखने हैं। अब हम आगे इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक रह गए, एक नीति आयोग, एक हरित क्रांति। तो जल्दी से उनको करेंगे। तो हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।